फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। और फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि रोमांटिक एज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटीज का हो चाहे पीजीटीज का हो, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी, अदर जो भी स्टेट के एग्जाम्स है टीचिंग्स के, उनमें रोमांटिक एज जो है वो अ, अच्छा खासा दिया हुआ रहता है और काफ़ी मार्क्स जो है इसमें से हमें मिलने की संभावना होती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, शुरुआत होती है इसकी, स्टार्टिंग इट बिगिंस इन 1798 और चलता है ये 1832 तक। तो शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा अर्ली रोमांटिक पोएट्स, यानी रोमांटिक एज में जो अर्ली रोमांटिक पोएट्स थे वो कौन कौन थे। तो हमने इनकी लिस्ट बनाई है। पहला है यहाँ पे जेम्स थॉमसन। उनका जो लाइफ स्पेन है वो है 1700 टू लेके 1748, एंड इट टुक अ डीप इंटरेस्ट इन नेचर। जेम्स थॉमसन के बारे में कहा है कि उन्होंने नेचर में बहुत गहरा इंटरेस्ट लिया था। नेचर को उन्होंने अपनी पोएम में उतारा है, कंपोजिशन में लिखा है। हिज पोएम द सीजन्स, इट वाज पब्लिश्ड इन 1732, इवोक्स इंटरेस्ट इन द प्रोसेसेस ऑफ नेचर। द सीजन्स जो पोएम थी उनकी, जो 1730 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने प्रकृति की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में बताया है। और ही इज़ फैसिनेटेड बाय द फियरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर सच एज फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं प्रकृति के, नेचर के, जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लड है, स्टॉर्म है, उनको भी बताया है। और उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी आकर्षित करती हैं, क्योंकि डरावने एस्पेक्ट हैं, ये फियरफुल एस्पेक्ट है नेचर के। जो इसमें हाइलाइटेड है, जिसको मैंने बोल्ड में लिखा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। लिखा है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ पोएट ऑफ पिक्टोरियल लैंडस्केप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज अ पोएट ऑफ पिक्टोरियल लैंडस्केप, तो वी विल आंसर जेम्स थॉमसन। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जेम्स थॉमसन को पोएट ऑफ पिक्टोरियल लैंडस्केप कहा जाता है। ही स्पीक्स ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन मैन एंड नेचर इन द सीजन्स। इससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, देख सकते हैं कि सीजन्स जो है वो बहुत फेमस रोमांटिक पोएम है। किसने लिखी है? जेम्स थॉमसन ने लिखी है। इसका थीम क्या है? तो दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड है हमारा मार्क एकिनसाइड। लाइफ स्पेन है इसका 1721 टू 1770, एंड ही वाज अनदर फोर रनर ऑफ वर्ड्सवर्थ। जो वर्ड्सवर्थ के पहले के जो पोएट हैं उनके बारे में है ये। और मार्क एकिनसाइड जो है उन्हीं में से एक हैं। ही अटेम्प्टेड टू रिवाइव द ग्रीक फॉर्म्स ऑफ द लैरिक। लैरिक का जो ग्रीक फॉर्म था उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम, याद रख लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पोएम जो है वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम इज द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1744। इसको आप याद रखेंगे। द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन रिटन बाय मार्क एक्नसाइड 1744 इज एट वंस डिडक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। बहुत ही शानदार पोएम है और क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। द पोएट सीज दैट द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर इज शोन डायरेक्टली टू द प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट। क्या है ये इसका थीम? कि जो ब्यूटी है और जो हार्मोनी है नेचर की, उसको डायरेक्टली दिखाया गया है इस पोएम में। थर्ड की ओर चलते हैं। जोसेफ वार्टेंस, लाइफ स्पेन है 1722 टू 1800 या 1800। द इंथुजियास्ट, अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट पोएम, इंथुजियास्ट, लिखी है जोसेफ वाटन ने। द रोमांटिक पोएट, पब्लिश का जो ईयर है वो सेम रहेगा 1744। इट प्रेजेंट्स द रूसोज प्रिमिटिविज्म एंड द रोमांटिसिज्म love of antique. The speak It speaks of the communion with nature, the superiority of the noble savage, and the idyllic innocence of the new world. क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है? थीम क्या होगी इंथुजियास्ट की? तो थीम क्या होगी कि ये रूसो के जो प्राचीन काल के और रोमांटिक लव के जो थॉट्स हैं उसके बारे में बताती है। लिखा किसने है? जोसेफ वार्टन ने लिखा है। अगले पोएट की ओर देखते हैं। फोर्थ पोएम है, पोएट हमारे विलियम कॉलिंस। लाइफ स्पेन है 1721 टू 1759। एक्सरसाइज्ड pervasive influence on almost all the romantic poets.
ही फाइंड्स दैट लैंडस्केप इवोक्स आइडियाज एंड इमोशंस। वो बताते हैं कि जो प्रकृति के लैंडस्केप हैं वो विचारों को और भावनाओं को उजागर करते हैं, इवोल्व करते हैं, इवोक करते हैं। ही पार्टिकुलरली लव्स नेचर एट ट्विलाइट। चांदनी रात में उन्हें प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। उनकी पोएम है ओड टू इवनिंग इज द फोररनर ऑफ किड्स टू ऑटम। किड्स ने जो ऑटम लिखी है, टू ऑटम, उससे पहले की उसकी प्रारंभिक पोएम हम बोल सकते हैं ओड टू इवनिंग, जो इन्होंने विलियम कॉलिंस ने लिखी है। इसको याद रखेंगे। रोमांटिक टेंडेंसीज सच एज रिटर्न टू द पास्ट एंड एंटी intellectualism may be noticed in his ode on popular superstitions। बताया गया है कि जो रोमांटिक टेंडेंसीज हैं वो लौट कर जाती हैं टू द पास्ट, भूतकाल की ओर। और इसी में एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो दर्शाया गया है उन्हीं की अपनी एक पोएम में, जिसका नाम है ओड ऑन पॉपुलर सुपरस्टिशंस। कॉलरिज इज इम्प्रेस्ड विद कॉलिन्स यूज ऑफ सुपरस्टिशंस एंड क्लासिकल लेजेंड्स। कहा गया है कि जो सेंट कॉलरिज है, एसटी कॉलरिज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे विलियम कॉलिन्स से, क्योंकि उनकी जो लिखने की शैली थी, उनकी लिखने की जो आर्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट है हमारे थॉमस ग्रे, 1716 टू 1771। वेल नोन पोएम इज एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये आपने नाम सुना होगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आए हैं। पेस्टोरल एलेजी है, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे विलियम कॉपर, 1731 टू 1800। इज येट अनदर प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। ये भी रोमांटिसिज्म के ही एक बोल सकते हैं पोइट हैं, उद्धारकर्ता हैं, या उन्हीं से जुड़े हुए हैं। फॉर हिम लव ऑफ नेचर एंड रिलीजियस वर्शिप्स आर रिलेटेड एक्टिविटीज। उनके लिए प्रकृति के प्रति प्यार और धर्म की जो पूजा है वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ही बिलीव्स दैट contemplation in the midst of nature will bestow wisdom more easily than the reading of books. He prefers the beauty of the countryside and he portrays nature in his poem. Cowper also attacks Alexander Pope for his smoothness and advocates the manly rough line. This idea is later developed by Wordsworth. Cowper anticipated in the Romantic generation in his political liberalism, in his humanitarianism, and most of his sympathetic and faithful rendering of एक्सटर्नल नेचर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है विलियम कॉपर के जो थॉट्स हैं वो रोमांटिसिज्म के बारे में कैसे हैं, या उनके कोटेशंस दिए जा सकते हैं और विलियम कॉपर का ऑप्शन दिया जा सकता है बाकी अदर पोइट्स के साथ में। अब देखिए हमारा इंट्रोडक्शन है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहले ये बनता है कि रोमांटिसिज्म को या रोमांटिक एज को द एज ऑफ रिवॉल्यूशन एज भी कहा जाता है। तो रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन एज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच एज इज नोन एज द रिवॉल्यूशन एज, तो आंसर विल बी रोमांटिक एज। दिस इज आल्सो नोन एज द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। ये भी क्वेश्चन बनता है रोमांटिसिज्म का रिवाइवल करने के लिए कौन सी एज थी, तो दैट विल बी द रोमांटिक एज, बिकॉज द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ एलिजाबेथन पीरियड रिवाइव्ड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ठीक है, सही है, इसीलिए रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इसे कहा जाता है। द रोमांटिक एज वॉज एन आर्टिस्टिक लिटरेरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बट पार्टली अ रिएक्शन टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री थी उसके रिएक्शन के लिए, उसके रिएक्शन में रोमांटिक एज की बिगिनिंग हुई थी, और इसीलिए इसे आर्टिस्टिक प्लस लिटरेरी प्लस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इट starts with publication of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge's lyrical ballad in 1798. This is the most important thing in the exam, कि ये पूछा जाता है लिरिकल बैलेड जो है वो कब पब्लिश हुआ है, 1798। रोमांटिक एज की बिगिनिंग कब से हुई है या कौन से पब्लिकेशन से हुई है। अगेन वी विल से लिरिकल बैलेड। हु इज द राइटर ऑफ लिरिकल बैलेड, तो वी विल से विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, इट मीन सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि रोमांटिक एज का जो एंड होता है वो कब होता है, तो इट एंड्स विथ एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1830
7 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया बैठती हैं गद्दी पे, तो रोमांटिक एज जो है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन सम बुक्स इट इज आल्सो नोटेड दैट रोमांटिक एज एंडेड विथ फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट इन 1832। कुछ बुक्स में बताया गया है कि रोमांटिक एज जो है वो जो फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट था उसी के साथ में ये पूरा हो जाता है जो 1832 में बना था। इट इज वर्थ नोटिंग दैट the sign of romantic literature came into view around 1785 when William Blake started writing his songs of innocence। कुछ जो राइटर हैं उनका ये भी मानना है कि जो रोमांटिक एज है या रोमांटिक लिटरेचर है वो तब से स्टार्ट माना जाता है जब विलियम ब्लैक ने अपनी सबसे पॉपुलर सबसे फेमस पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1785 में लिखी थी। तभी से रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट हो चुका था। The writer and poets of this age were inspired by the ideas of French Revolution। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो राइटर थे इस एज के, इसके जो पोएट थे वो एक थॉट से, एक रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे और वो थॉट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। German poet Friedrich Schlegel is credited using the term romantic to describe literature for the first time। ये एक और क्वेश्चन है, हालांकि पोएट वो जर्मन है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैव यूज द टर्म रोमांटिक, तो कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से पोएट है, क्योंकि फ्रेडरिक स्लेगल जो है वो कहीं पे भी नाम नहीं आता है रोमांटिक एज में, केवल ये बताया गया है कि उन्होंने ये टर्म जो है वो यूज किया है। तो हम इसे ही याद रखेंगे, फ्रेडरिक स्लेगल ने जो है वो रोमांटिक वर्ड जो है यूज किया है और उन्हीं को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है। एफ एल लुकस इन हिज बुक द डिक्लाइन एंड फॉल्स ऑफ द रोमांटिक आइडियल इन 1948 gave around 11,396 definitions of romanticism। यहाँ पे बताया गया है कि एफ एल लुकस जो है उन्होंने 11,396 परिभाषाएं दी है रोमांटिसिज्म की और उनकी बुक का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल्स ऑफ द रोमांटिक आइडियल्स। ठीक है, मेजर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मेजर पॉइंट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो पहला है विलियम ब्लैक 1757 टू 1827, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1772 टू 1850, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 टू 1834 एंड रॉबर्ट साउदी 1774 टू 1843। और ये जो चार पोएट हैं उनको फर्स्ट जनरेशन पोएट कहा जाता है रोमांटिक एज में। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट कौन कौन है, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। सेकंड जनरेशन की ओर चलते हैं तो जी बैरन, जॉर्ज गॉर्डन बैरन। सेकंड है हमारे पर्सी ब्यूसी शैली, पीबी शैली और जॉन किट्स। तो ये भी आप आसानी से याद रखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादातर चांस बनते हैं इसी में से कि इसमें से कौन सा जो पोइट है वो सेकंड जनरेशन का नहीं है। तीन नाम ये देंगे और एक नाम और दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जी बैरन, पीबी शैली और जॉन किट्स। चलिए, डिफरेंस क्या था दोनों में? द डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशन वॉज दैट फर्स्ट जनरेशन राइटिंग वर इंस्पायर्ड बाय द बैटल ऑफ बेस्टिल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहली जो जनरेशन थी उनकी जो कंपोजिशन थी वो बास्टिल जो दुर्ग था या बास्टिल का जो युद्ध था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों से ही इंस्पायर्ड थी। और जब सेकंड जनरेशन ने राइटिंग स्टार्ट की तब तक युद्ध जो था वो खत्म हो चुका था, तो उसके बाद की उन्होंने कंपोजिशंस लिखी हैं। एक और इम्पोर्टेंट ये क्या बोल सकते हैं टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स या फिर लेक पोएट्स। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में कि लेग पोएट कौन कौन से है, तो उसमें नाम दिया जाता है और यू हैव टू फाइंड आउट वन ओड वन आउट कि इनमें से कौन नहीं है। तो जो है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ है, कॉलरीज है, साउदी है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ लेक पोएट, एंड इट वाज नेम्ड सो बिकॉज दे लिव इन इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड। क्यों कहा जाता था इन्हें लेक पोएट या लेक स्कूल ऑफ पोएट? कि एक जिला था, एक डिस्ट्रिक्ट था कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड, लेक के किनारे थे वो, और उसी की वजह से उन्हें लेक पोएट कहा जाता था। नाम याद रखेंगे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी। ओके, अब हम इनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं कि फर्स्ट विलियम ब्लैक जो है उनका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है जो एग्जाम में आती हैं और पूछा जा चुका है बहुत पहले भी। तो पहला है इनका पोएटिकल स्केचेस, ये इंपॉर्टेंट इनकी कंपोजिशन है। पोएटिकल स्केचेस, हिज प्राइवेट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1783। इसका आप नाम याद रखेंगे प्लस ये याद रखेंगे कि किसने लिखा है, तो विलियम ब्लैक हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा है इनके पास एक मेथड था, एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग मेथड।
इसका क्रेडिट जो है विलियम ब्लैक को दिया जाता है और इसी के लिए जो एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग मेथड है इसी को इनग्रेविंग मेथड भी कहा जाता है। तो दोनों वर्ड आ सकते हैं क्वेश्चंस में, एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग मेथड या फिर इनग्रेविंग मेथड के लिए किसको क्रेडिट दे सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा विलियम ब्लैक। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट एल्यूमिनेटेड वर्क वाज नेचुरल रिलीजन इन 1788। तो जब इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनग्रेविंग या जो एलिमिनेटेड प्रिंटिंग मेथड था उससे कौन से कंपोजिशन को पहले एलिमिनेट किया गया था, तो इट वाज इलिमिनेटेड नेचुरल रिलीजन इन 1788। ओके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789, इट हैज़ 19 पोएम्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जब पब्लिश हुआ था तभी से ही रोमांटिक एज को बिगनिंग माना जाता है। अगला है इनका मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790 में लिखा हुआ है, प्रोफेटिक प्रोज है ये। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें 26 यानी 26 पोएम्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ब्लैक्स माइथोलॉजी इज बेस्ड ऑन फोर जोआज हु फॉर्म द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एल्बियन, ये याद रखेंगे आप। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि विलियम ब्लैक की एक माइथोलॉजी है और वो किस पे बेस्ड है, तो हम आंसर लिखेंगे फोर जोआज पे। ठीक है, व्हाट आर द फोर जोआज, तो ये होगा दिस इज द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अल्बियन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको अलग से भी पूछा जाता है और रोमांटिक एज में भी पूछा जाता है। ही मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सॉन्ग इन द यूरोपियन मैगजीन। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पहले ही मतलब अपने पोएट होने के गुण दिखा दिए थे जब इन्होंने एक यूरोपियन मैगजीन में एक पोएम पब्लिश करवाई थी। उसके बाद 1794 में वो सेंट कॉलरिज से मिले and they collaborated a published lyrical ballad that is in 1798। यहीं से रोमांटिक एज की बिगनिंग मानी जाती है और लैरिकल बैलेड जो है वो दोनों ने लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी और एस टी कॉलरिज ने भी। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट जो है इसमें देख सकते हैं, इसमें 23 पोएम्स है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन लैरिकल बैलेड, तो 23 हो गई। क्वेश्चन ये भी आता है कि कितनी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है और कितनी कॉलरिज की है, तो आप याद रखेंगे वर्ड्सवर्थ ज़्यादा पॉपुलर हैं तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो 19 पोएम्स हैं उनकी और कॉलरिज जो है उनके बाद है तो उनकी 4 पोएम है, तो टोटल हो गई 23। चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लैरिकल बैलेड में है क्या। इट स्टार्ट्स विद द राइम ऑफ एंसेंट मैराइनर, ये पोएम है जो कॉलरिज ने लिखी है और ये स्टार्ट होती है लैरिकल बैलेड राइम ऑफ एंसेंट मैराइनर से और ख़त्म होती है वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई टिंटन एबे से। ठीक है, ये याद रखेंगे, कॉलरिज की पोएम से स्टार्ट होता है और वर्ड्सवर्थ की पोएम से पूरा होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स पब्लिकेशन ब्रेक्स अवे द नियो क्लासिकल टेंडेंसी इन पोइट्री। इससे पहले जो नियो क्लासिकल एज चल रहा था उसके सारे बैरियर्स जो सारे रूल्स थे वो इन्होंने ब्रेक किए इसी पब्लिकेशन के साथ में। और उसके बाद ये बताया गया है कि लैरिकल बैलेड जो है उसको रोमांटिक एज का रोमांटिक मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि विच वर्क इज नोन एज द रोमांटिक मैनिफेस्टो, तो आंसर विल बी लैरिकल बैलेड। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है द प्रील्यूड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है तो इसका जनर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ड्रामा है, नॉवेल है, नोवेला है, जो भी होगा ये पूछ सकते हैं। स्टार्टेड इन 1799 एंड कंप्लीटेड इन 1805 एंड पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1850। ठीक है, 1799 से स्टार्ट हुआ था, 1805 में ख़त्म हुआ और उनकी डेथ के बाद 1850 में ये क्या होता है, पब्लिश होता है। सबटाइटल जो है, सबटाइटल कहें कि यूँ कहें कि द प्रील्यूड का जो पूरा नाम है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम याद रखेंगे द प्रील्यूड एंड देन ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, द प्रील्यूड ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गी पग, प्रील्यूड इज द फर्स्ट मेजर नैरेटिव पोएम इन यूरोपियन लिटरेचर। उन्होंने कहा है एल्गी पग ने कि प्रोल्यूड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और नरेटिव पोएम है यूरोपियन लिटरेचर में एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद दांतेज डिवाइन कॉमेडी। ये आप लाइन याद रखेंगे इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि विच पोएम इज कंपेयर्ड विद द दांतेज डिवाइन कॉमेडी, तो विच पोएम इज दिस, द प्रेल्यूड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। पॉइंट है हमारा 4, वर्ड्सवर्थ रोड द प्रेल्यूड। ओके, 1850 में लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, ये अभी हमने डिस्कस किया है। ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है और इसका सब टाइटल हमने देखा है, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड।
और एज द टाइटल सजेस्ट द प्रेल्यूड इज द फर्स्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ पोएम द recluse. The second part titled the excursion was published in 1814 but the third part was never written. दो ही पार्ट इसके लिखे गए थे, थर्ड पार्ट कभी भी नहीं लिखा गया। उसके बाद आता है वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड रॉबर्ट साउदी एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरिएट। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ जो है वो रॉबर्ट साउदी के बाद में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनते हैं। अगला है यहाँ पे सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल सॉरी इससे पहले एक लाइन छोड़ दी हमने। ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड क्या है, ये वही है, प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। चलिए आगे देखते हैं एस टी कॉलरिज, जो उन्हीं के खास दोस्त थे, उन्हीं के खास साथी हैं। लिखा है कॉलरिज इज रिमेंबर्ड फॉर 3 पोएम्स। 3 पोएम्स के लिए उनको जाना जाता है, याद रखेंगे आप तीनों पोएम। द एंसेंट मैराइनर, कुबला खान और क्रिस्टाबल। उन्हीं की बहुत ज़्यादा यूँ कहे कि फेमस पोएम है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। And all the three have the stamp of originality and all of them arise from the world of dreams and subconscious. The Ancient Mariner is a ballad with memorable images and phrases. ये ballad है Ancient Mariner। कुबला खान जो है एक विजन पोएम है। इससे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुबला खान विच पोएम इज नोन एज द पोएम ऑफ विजन, और वो भी सी सीन इन अ ओपियम ड्रीम। कुबला खान जो है विजन पोएम है जिसको एक ओपियम ड्रीम है, यानी यूँ बोल सकते हैं कि अफीम खाने के बाद में उन्होंने कुछ इमेजिनेशन करी थी और उसके बाद उन्होंने कुबला खान को कंपोज किया था। और उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टाबल। क्रिस्टाबल इज ए पोएटिक फ्रेगमेंट विच इवोक्स द मिडिवल एटमोसफियर थ्रू द सजेशन। ठीक है, याद रखेंगे तीनों को, कुबला खान, एंशिएंट मैराइनर एंड क्रिस्टाबल। बायोग्राफी लिटरेरिया, ये इनकी एक और फेमस कंपोजिशन है, 1817 में 1817 में लिखी हुई थी। कॉलरिज मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ही डिवाइड्स इमेजिनेशन इनटू 2 काइंड्स, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। ये बायोग्राफी लिटरेरिया के थीम से जो हम याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बायोग्राफी लिटरेरिया किसने लिखा है और इसकी क्या थीम है। तो डिवाइडिंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन, यानी उन्होंने इमेजिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुबला खान को देखते हैं, 1816 में लिखी हुई है। रिटर्न आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम ड्रीम। अफीम खाने के बाद जब वो सो जाते हैं उन्हें सपना आता है और सपने से जैसे ही जागते हैं एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने ये कंपोजिशन लिखी है। सबटाइटल है इसका कुबला खान अ विजन इन अ ड्रीम। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि किसी भी पोएम का पूरा नाम या किसी भी कंपोजिशन का सबटाइटल क्या होता है। तो कुबला खान का सबटाइटल है अ विजन इन अ ड्रीम। John Spencer Hill states that Kubla Khan is a poem about poetry and poetic process। ये आप इनके कमेंट या यूँ कहें कि कोट्स याद रख सकते हैं कि किस पोएम के लिए किसने क्या कहा है। तो जॉन स्पेंसर हिल ने कहा है कि पोएम जो है ये कुबला खान जो है वो एक पोएम है पोएट्री और पोएटिक प्रोसेस के बारे में। 1794 में कॉलरिज मिलते हैं रॉबर्ट साउदी से ब्रिस्टल में, and both proposed a utopian community that would fulfill the idealistic goals of the revolutionaries, a new community to be called पैंटिसोक्रेसी। ये क्वेश्चन हमने देखा था। ये पैंटिसोक्रेसी के लिए किसको कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट साउदी और सेंट कॉलरिज को जाना जाता है। His first volume of poetry was Poems on Various Subjects that was published in 1796। उसके बाद ही published his finest literary criticism in 1817 and called Biography Literaria। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर 1817 वाला। आगे देखिए, हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द राइम ऑफ एंसेंट मैराइनर एंड कुबला खान, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉलरिज वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1824। ठीक है, इनका फेमस स्टेटमेंट है ही प्रेड वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट। ये याद रख सकते हैं आप एग्जाम की दृष्टि से कि किसने कहा है ही प्रेड वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट। तो हु विल बी, कौन होगा ये, तो ये होंगे हमारे एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। चलिए आगे बढ़ते हैं रॉबर्ट साउदी की ओर। In 1794, both Saudi and S.T. Coleridge wrote a verse drama that is known as The Fall of Robespierre। ये याद रख लेंगे आप। दोनों ने मिलके एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है, वर्स ड्रामा था ये, द फॉल ऑफ रॉबर्ट्सपियरे। साउदी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1795। साउदी वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरियट इन 1813। ही रोट अ विजन ऑफ जजमेंट। ये एक और इम्पोर्टेंट है जो आप एग्जाम के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। उन्होंने एक ये पोएम लिखी है अ विजन ऑफ जजमेंट, जिसको कमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ जॉर्ज थर्ड, राजा को
जो किंग जॉर्ज थर्ड थे उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में ये पोएम लिखी थी विजन ऑफ जजमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसी पोएम को मॉक्ड किया जाता है। मॉक्ड का मतलब होता है उपहास उड़ाया जाता है जी बैरन के द्वारा। और उसके और क्या बोल सकते हैं रेस्पॉन्स में उन्होंने पोएम लिखी थी द विजन ऑफ ए जजमेंट। दोनों में डिफरेंस है, अ विजन ऑफ जजमेंट और द विजन ऑफ जजमेंट। अपार्ट फ्रॉम हिज पोएट्री साउदी वाज आल्सो नोन एज बायोग्राफर। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। एक बहुत अच्छे बायोग्राफर भी थे रॉबर्ट साउदी। और द लाइफ ऑफ नेल्सन एंड लाइफ ऑफ वेजली आर फेमस बायोग्राफीज। तो ये पूछा जा सकता है हु हैव रिटन द लाइफ ऑफ नेल्सन। तो आंसर होगा हमारा रॉबर्ट साउदी। लाइफ ऑफ वेस्ली ये भी हमारा रॉबर्ट साउदी है। जी बैरन जिन्होंने इनका उपहास उड़ाया था द विजन ऑफ जजमेंट लिखते हुए। Byron's first collection of poetry is Hours of Idleness, published in 1807। याद रख लेंगे ये। फर्स्ट कलेक्शन पोएट्री ही मैक्सिमम ज़्यादा पूछी जा सकती है, या और कोई इंपॉर्टेंट होती है वो पूछी जा सकती है, या फिर लास्ट वाली पूछी जा सकती है जो उनके डेथ के टाइम पे लिखी गई थी। क्या था ये? द पोएम्स वर सेवेजली अटैक्ड बाय हेनरी ब्रॉट इन द एडिनबर्ग रिव्यू। हेनरी ब्रोगम ने इस पे अटैक किया, इसका मतलब क्रिटिसाइज किया, कमेंट किए। और उन्होंने इसको किस में कमेंट को कहाँ लिखा था? द एडिनबर्ग रिव्यू में। When Barron settled in Italy, he began writing his masterpiece। अब मास्टरपीस है तो सिंपल सी बात है कि हमारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो बैरन जब इटली में थे तो उन्होंने अपने सबसे सर्वोत्तम कृति डॉन जुआन लिखी। डॉन जुआन जी बैरन ने लिखी है, ये याद रखेंगे। क्या है ये? एन एपिक है, सैटारिक नोवेल है, वर्स लूजली बेस्ड ऑन लीजेंडरी हीरो। ठीक है, डॉन जुआन एपिक है, सैटारिकल नोवेल। और उसने जी बैरन ने ये लिखा है जब वो इटली में थे, और ये इनका मास्टरपीस है। Baron Leighant and P.B. Shelley traveled to Italy, where three men published the political journal called The Liberal। One more important line for exam। तीनों याद रखेंगे, बैरन, लेई हंट और पीबी शैली। तीनों के तीनों कहाँ जाते हैं? इटली जाते हैं। वहाँ जाके एक पॉलिटिकल जर्नल इन्होंने पब्लिश करवाया जिसका नाम था द लिबरल। याद रख लेंगे इसको। 1823 में बैरन को इलेक्ट किया जाता। ही वॉज इलेक्टेड टू द ग्रीक कमिटी ऑफ लिबरेशन अगेंस्ट द तुर्क्स एंड सेल्ड फॉर ग्रीस। बैरन्स के इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं? इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इनका फर्स्ट मेजर वर्क था। एंड इट वाज सैटायर रिटन इन हेरोइक कपलेट। ओके, इसका ये भी पूछ सकते हैं लिखने का तरीका। एंड इट वाज मॉडल्ड ऑन अलेक्जेंडर पॉप्स सैटारिकल वर्ड्स। अलेक्जेंडर पॉप का जो स्टाइल था उसी के आधार पे ये लिखा हुआ है। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये भी इन्हीं की कंपोजिशन है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी बैरन को। तो जी बैरन ने चाइल्ड्स हेरोल्ड पिलग्रिमेज लिखी है। इट वाज रिटन इन 4 कैंटोज। ये पूछा जा सकता है कि कितने कैंटोज में लिखी हुई है, तो ये 4 कैंटो में लिखी हुई है। क्या है ये? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इट वॉज पोएम पोएटिक ट्रेवलॉग ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन पोर्तुगल, स्पेन, ग्रीस एंड अल्बानियन। ये आप याद रख लेंगे जो देश हैं। ये पोएटिक ट्रेवलॉग है, जब जहाँ जहाँ ये गए थे वहाँ वहाँ इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। एंड दिस पोएम इज रिटन इन स्पेंसरियन स्ट्रेंजाज। ये पूछा जा सकता है कि कौन से उसमें फॉर्म में है। थर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, डॉन जुआन हमने अभी डिस्कस किया था। इट वाज हिज अनफिनिश्ड पोएम रिगार्डेड एज लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, डेडिकेटेड टू रॉबर्ट साउदी एंड वर्ड्सवर्थ। दोनों को ये डेडिकेट किया गया था। एंड इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टेंजा। तीनों जो चारों लाइन है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, कि एक अनफिनिश्ड पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, डेडिकेटेड किया है रॉबर्ट साउदी को और वर्ड्सवर्थ को। साथ ही साथ ये जो है 8 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है। पीबी शैली। पीबी शैली देखते हैं। शैलीज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज गॉथिक नोवेल जेस्ट्रोजी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने खुद ने देखे कई बार ये इसी क्वेश्चन को। शैली ने अपना पहला जो पब्लिकेशन करवाया था वो एक गॉथिक नॉवेल था। गॉथिक क्या होते हैं? जो भूत प्रेतों से रिलेटेड होते हैं, आत्माओं से, सुपरस्टिशन से। तो जेस्ट्रोजी उसका नाम था। 1810 में ये पब्लिश हुआ था, इसको याद रख लेंगे। A woman, Elizabeth Hitchner, a school teacher, who inspired his first major poem, Queen Mab। क्वीन मैब इन्हीं की रचना है। कहा जाता है कि ये एक स्कूल टीचर थी, एलिजाबेथ हिचनर, और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। विलियम गॉडविन द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस के राइटर कौन है? यहाँ पे विलियम गॉडविन है। इन 1817 शैली प्रोड्यूस्ड लोआन एंड सिथना। ये याद रखेंगे, लोआन एंड सिथना। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है दैट वाज विड्रॉन आफ्टर ओनली अ फ्यू कॉपीज वर पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ इट्स रेफरेंस। थोड़े दिनों बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया था।
एंड इट वाज लेटर एडिटेड एंड री इश्यूड एज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। बाद में इसी को क्या किया गया था, एडिट किया गया, दोबारा से इसको पब्लिश किया गया और नाम रखा था द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है एग्जाम के लिए, सैलीज पेस्टल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किट। जो जॉन किट्स थे हमारे, उनकी डेथ पे इन्होंने एक एलिजी लिखी थी, पेस्टल एलिजी है, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जॉन किट्स पे लिखी है, कौन सी पोएम लिखी है, एडोनिस लिखी है, क्या है, पेस्टल एलिजी है, किसने लिखी है, पीबी सेली ने लिखी है, और कब लिखी है, 1821, सब याद रखेंगे आप। अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क। डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं की डिस्कशन कर रहे हैं। 1821 में इन्होंने लिखा है द फोर एजेज ऑफ पोएट्री। ठीक है, और कब, क्या है ये, रेस्पॉन्स टू थॉमस लव पिकॉक्स द फोर एजेज ऑफ पोएट्री। थॉमस लव पिकॉक जो राइटर हैं या पोएट हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी थी फोर एजेज ऑफ पोएट्री, उन्हीं को रेस्पॉन्स, उन्हीं का जवाब देते हुए इन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी है 1821 में। गेराल्ड लुकस स्टेट दैट सैली बिलीव्स पोएट्री टू बी डिवाइन। गेराल्ड लुकस का ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं बहुत बार कि शैली बिलीव्स पोएट्री टू बी डिवाइन, किसने कहा है, गेराल्ड लुकस ने कहा है। शैली, एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज ए पोएट्री। शैली ने क्या कहा पोएट्री के बारे में, कि जो इमेजिनेशन पोएट करता है और उन्हीं को जब वो एक्सप्रेस करता है तो वही पोएट्री है। तो सिंपली ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट किसने कहा है, शैली ने कहा है। वन मोर इम्पोर्टेंट, ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड लिखा है 1819 में। पब्लिश कब करवाया था, इट वाज पब्लिश्ड इन प्रोमिथिस अनबाउंड में। ठीक है, 1820 में प्रोमिथिस अनबाउंड में ऑर्डर टू द वेस्ट विंड को पब्लिश करवाया है, याद रखेंगे। द पोएम इज रिटन इन टर्जा रीमा, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ऑर्डर टू द वेस्ट विंड, तो क्या होगा, टर्जा रीमा, कंसिस्टिंग ऑफ स्टेंजाज ऑफ 3 लाइन। ठीक है, टर्सेट बोल सकते हैं इसको, 3 लाइन के स्टेंजाज होते हैं। शैली ने यह भी कहा है, दिस पोएम वाज कंसीव्ड एंड चीफली रिटन इन ए वुड दैट स्कर्ट्स द एरन। ये उनका स्टेटमेंट है इस पोएम के बारे में, कि ये रिटन इन वुड, किसी जंगल में किसी बगीचे में लिखी गई थी। द पोएम इज एड्रेस टू द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को इन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया है। टाइटल ऑफ द पोएम, एडोनिस इज मर्जिंग ऑफ द ग्रीक एडोनिस द गॉड ऑफ फर्टिलिटी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी तक एडोनिस पढ़ रहे थे। एडोनिस का जो मेन टाइटल है वो क्या है, एडोनिस इज मर्जिंग ऑफ द ग्रीक एडोनिस द गॉड ऑफ फर्टिलिटी। एडोनिस है क्या, एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं, पेस्ट्रोल एलर्जी है एडोनिस, और जॉन किट्स की डेथ पे लिखा हुआ है। चलिए जॉन किट्स की बात कर रहे थे तो जॉन किट्स आ जाते हैं हमारे सामने। जॉन किट्स कौन है, नॉन फॉर हेलेनिक स्पिरिट, हेलेनिक स्पिरिट के लिए इन्हें जाना जाता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए इन्हें जाना जाता है। On 21st December 1817, Keats introduced the concept of negative capability। याद रख लेंगे इसको, दो वर्ड्स हैं, दोनों ही जॉन किट्स से रिलेटेड है, हेलेनिक स्पिरिट एज वेल एज नेगेटिव कैपेबिलिटी। ही डिस्क्राइब्स, उन्होंने कहा है, व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। देखिए स्टडीड मेडिसिन इन लंदन हॉस्पिटल, ठीक है, और उसके बाद वो एपिथोकेरी, एपोथेकेरी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं ये 1816 में, लंदन के हॉस्पिटल में मेडिसिन की स्टडी करते हैं। 1816 में लेई हेंट जो है उनको मदद करते हैं, पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम, अपनी पहली पोएम का पब्लिश करवाने में, और पहली पोएम थी उनकी ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, एंड मैगजीन रहती है ये एग्जामिनर। किड्स फर्स्ट लॉन्ग पोएम एंडीमियन, ये आ चुका है बहुत बार, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आती हैं और आपके नंबर कभी भी मिस होने वाले नहीं है। इंडीमियन जो है किड्स की लॉन्ग पोएम है, और ये पोएम बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, अ थिंग ऑफ द ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, किसने कहा है अ थिंग इज अ ब्यूटी ऑफ, अ थिंग ऑफ द ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स ने कहा है। कहाँ से ली गई है, एंडेमियन से ली गई है। एंडेमियन किसने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। कब लिखा है, 1818 में। द पोएम 16 written in heroic couplet. Keats called this poem a taste and a trial of his power, imagination and of his invention। ठीक है, द पोएम 16 रिटन इन हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट में लिखी हुई थी ये, जिसको 16 नहीं, ये पोएम इज, द पोएम इज रिटन इन हेरोइक कपलेट, किड्स कॉल्ड दिस पोएम अ टेस्ट एंड ट्रायल। ठीक है, और उसके बाद हिज पावर, इमेजिनेशन एंड हिज इन्वेंशन का टेस्ट एंड ट्रायल कहा गया है।
इसी की बात चल रही है, एंडेमियन की ही। द पोएम वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्न, ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया है। ये जो लाइन थी एंडेमियन के लिए थी कि दिस पोएम, वो 16 जो है वो बाय मिस्टेक टाइप हो गया। दिस पोएम इज रिटन हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट में लिखा हुआ इस पोएम को एंडेमियन को। और इस पोएम को उन्होंने कहा है अ टेस्ट एंड ट्रायल, किसको? एंडेमियन को। देखिए एक और क्वेश्चन बन गया, विच पोएम इज नोन एज अ टेस्ट एंड ट्रायल अकॉर्डिंग टू द जॉन किट्स, तो कौन सी हो जाएगी? वो एंडेमियन। ठीक है, किसको डेडिकेट किया है? एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, थॉमस सैटर्न को डेडिकेट किया है। उनकी एक और कंपोजिशन है ओड टू नाइटिंगेल। क्या है ओड टू नाइटिंगेल? कंपोज्ड इन 1819, द स्पीकर बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ हिज हार्ट अटैक। ये पूछा जा सकता है, ओड टू नाइटिंगेल जो है वो, उसकी स्टार्टिंग क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ हिज हार्ट अटैक। The speaker tells the nightingale to fly away and says that he will follow the poem is symbol of the art and outlast mortal. राइटर जो है, पोएट जो है, इसमें स्पीकर जो होता है वो नाइटिंगेल को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो उसका बाद में पीछा कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रोमांटिक एज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट थे, उनकी कंपोजिशन थी, उनकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी लाइफ से रिलेटेड। और यूँ कहें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो रोमांटिक एज में यहीं से बनते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देंगे तो आपको रियली ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, जितने भी हमें यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो अभी के लिए इतना ही था रोमांटिक एज को। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का, जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग की। तो ऐसे ही आप कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।